हेलो। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। इस एकेडमी के माध्यम से हम आईआईटी जैम एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। ये आपको पता ही है अभी सब चीज़ें। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने मॉडर्न फिजिक्स को कवर किया था। इसके बाद जो थर्मल फिजिक्स का पार्ट था केटीजी और थर्मो, ये दो टॉपिक्स खत्म होने के बाद आज हम तीसरा टॉपिक पे देखेंगे जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये जैम एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 8 से 10 नंबर टोटल इस पार्ट से आते हैं। मतलब 8 से 10 मतलब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आती है। टोटल मैं बोल रहा हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर टोटल आप एट मैक्स कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 8 से लेके 13 नंबर तक ये सिलेबस में रहता है, जिसमें से सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 5 से 7 नंबर का आता है। तो ये चीज़ हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि इससे पहले जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो आपने कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जैम एग्ज़ाम आने में बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन इतना टाइम है कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और लास्ट मोमेंट पे जब आप फरवरी में या जनवरी में रिवाइज करोगे चीज़ों को तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जैसे यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं। एक है सॉलिड, या आप सॉलिड स्टेट को एक चीज मान लीजिए, और दूसरा है फिजिक्स। तो इससे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है कि जो भी चीज जिसे मास है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है उसे हम कहते हैं मैटर। अब इस मैटर के कुछ टाइप्स हैं। तो इस मैटर के 5 टाइप्स हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सब आपको पता है कि सॉलिड क्या होता है, कि जिनको डेफिनेट वॉल्यूम और उनका डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता। जिस भी बर्तन में आप डालोगे उस हिसाब से उसमें शेप आ जाता है। गैस को तो वॉल्यूम भी नहीं होता और शेप भी नहीं होता। प्लाज्मा इससे आगे की स्टेट है जहाँ पे आयोनाइज गैस और चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, और ये समथिंग अलग चीज़ है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम से तीनों की। अब इन पांचों में से हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सॉलिड्स को। आपको ऊपर देखा होगा आपने, नाम ही है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इससे पहले जब हम केटीजी देख रहे थे, ये थ्योरी थी टोटली गैसेस के लिए। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस में देखा होगा कि वहां पर आप देखते हो लिक्विड्स के लिए थ्योरी, क्यू यू आई डी। वहां लिक्विड्स के लिए आपने जो थ्योरी देखी होगी हाइड्रोडायनेमिक्स और वो सब चीजें, फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पे आपने लिक्विड को कवर किया था। केटीजी में आपने गैसेस को कवर किया। अब एक बच गया था जो था सॉलिड, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम सॉलिड स्टेट को स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और काफी कुछ चीजें देखते हैं कि सॉलिड के साथ क्या क्या होता है। तो सॉलिड्स बेसिकली आपको पता है कि जिनको डिफिनेट वॉल्यूम होता है, डिफिनेट शेप होता है, जिनके एटम और मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं। तो जैसे आपके आस पड़ोस में जितने भी आप टेबल देख लीजिए, ये पेन देख लीजिए, या फिर चेयर हो गया, बहुत सारी चीजें जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और इनकी एक ब्रांच है अलग से जिनकी हम स्टडी करते हैं, जिसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग कहते हैं, या फिर आगे जाके उसको हम कहते हैं सीएमपी, कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर बेसिकली आपका मेनली तो सॉलिड से होता है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें ना, जैसे कंडेंस हो गया और मैटर हो गया। मैटर आपको समझ में आ गया। कंडेंस मतलब जिनको आप कंप्रेस कर करके बहुत ज्यादा चीज से बहुत कम जगह पे लेके आए हो। जैसे गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो फिर
वो लिक्विफाई होता है, लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो फिर वो सॉलिडिफाई होता है। तो बेसिकली हम करते हैं सॉलिड की स्टडी, क्योंकि सॉलिड में चीजें बहुत ज्यादा कंडेंस होती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितने पास पास है, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू गैस और लिक्विड। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख रखी है। अब जो सॉलिड से हम आए मैटर से, हमने सबसे पहले मैटर देखा, उसके तीन चार अलग अलग टाइप्स देखे, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। अब सॉलिड के भी कुछ टाइप्स हैं। उसमें से पहला टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि ऐसे सॉलिड जो क्रिस्टलाइन है, जिनके क्रिस्टल से। अब क्रिस्टल से इसका क्या मतलब होता है, कि जिनके अंदर जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, जिनको आप कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बोल सकते हो, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज है, जिनको डिफाइनेट शेप, साइज है, रेगुलर है, और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको वो रिपीट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कि उनके जो हमने पॉइंट्स देखे थे वही पहली प्रॉपर्टी है, कि फिक्स ऑर्डर में होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो सब। इन मॉलिक्यूल्स को शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे, मतलब आपने अलग अलग टेम्परेचर देखे, जैसे वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया और बाकी सारे टेम्परेचर आप देखते हो, तो वैसे ही एक टेम्परेचर है क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर है जहाँ पे वो क्रिस्टल क्रिस्टल मतलब कोई भी चीज क्रिस्टलाइन होती है, नॉन क्रिस्टल से क्रिस्टल बनती है। तो इस टेम्परेचर के नीचे वो स्टेबल रहते हैं, वहां पे एनर्जी मिनिमम रहती है। स्टेबल रहती है इसका मतलब इनिशियली कुछ एनर्जी रहेगी, अब यहाँ पे ये एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन रहेगी। ये चीज आप भली बात ही जानते हो। और जब आप इसका डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करते हो, तो आपका पहला डेरिवेटिव जीरो और वो सब जो मैथ्स में किया है उसी से, जहाँ पे आपका मिनिमा आता है वो होता है आपका स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर भी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका स्टेबल स्टेट के लिए। यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, और ये सब एक लॉन्ग रेंज में फैले रहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है, तो जैसे समझो ये तीन डायरेक्शन है और ये मेरा कोई ऐसा क्रिस्टल है, तो अगर मैं एक्स में इसको मेजर करूं, वाई में मेजर करूं, जेड में मेजर करूं, अगर ये चीजें सेम आई, जो भी मेजरमेंट मुझे लेना है उसके प्रॉपर्टीज का वो सेम आता है, तो वो होता है आइसोट्रॉपिक। अब यहाँ पे आइसो ही आपको बताता, आइसो मतलब क्या होगा, सेम। ये आइसो वर्ड आपने बचपन में सुना होगा आइसोस्केलस के लिए, कि जहाँ पे ये दो साइड जो है उसकी इक्वल रहती है, उसको हम आइसोस्केलस बोलते हैं। तो आइसो, और एक आइसो वर्ड आपने सुना था इससे पहले, आइसोलेट सिस्टम्स में, बराबर है, कि जहाँ पे सिस्टम सेम टेम्परेचर पे रहती है काफी टाइम तक, जहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है, ये चीजें हम देखें। तो वैसे ही यहाँ पे है कि सारे मेजरमेंट सेम है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ये मेजरमेंट अलग रहते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो जो है एन आइसोट्रॉपिक है। ये जो उसकी प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, कंडक्टिविटी, ये सब। और एक क्रिस्टल है तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहता है थ्रू आउट। तो क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्वार्ट्ज, शुगर, माइका, डायमंड, ये सब है। अब क्रिस्टलाइन के बाद आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन में था उसके अपोजिट, कि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगी, कोई डिफाइनेट पैटर्न नहीं रहेगा, वो अपने आप को रिपीट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम। पहली चीज आपने जान ली। अब इसका क्या मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कि जो पैट आपने चेस का बोर्ड देखा होगा,
जैसे यहाँ पे मैं उतना अच्छा बोर्ड नहीं बना रहा हूँ, तो वाइट, फिर ब्लैक, यहाँ पे फिर ब्लैक आएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा। तो आप अशुम कर लीजिए कि ये जो है ये आपका एक चेस का बोर्ड है, थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें ये पैटर्न जो होता है वो रिपीट होता है कि अल्टरनेट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट आते रहते हैं हर डायरेक्शन में। तो ये तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारा 8 बाय 8 का ही होगा, लेकिन ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इन्फिनिटी तक भी इसी तरह से ये रिपीट होते रहेगा। तो ये लॉन्ग रेंज हो गया चीज़ों का रिपीटेशन। वैसे यहाँ पे चीज़ों का रिपीटेशन नहीं होता है, इसमें समझो ऐसे होगा, अगर यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, ये पैटर्न बस यही तक रह गया। अब यहाँ से फिर ब्लैक वाइट, पैटर्न चेंज हो गया। देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक पैटर्न चेंज था, यहाँ ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, सारे पैटर्न्स अलग हैं। तो ये होता है एमॉर्फस में। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग होगी। अब जब ये क्रिस्टलाइन नहीं है तो इनको कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका कोई सेंस नहीं बनाता है, तो ये प्रॉपर्टी होगी आपकी। क्योंकि किसी क्रिस्टल में ही वो पर्टिकुलर चीजें आपको दिखाई देगी। और फिर इनको आमतौर पे कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जैसे एग्जांपल है रबर, ग्लास, प्लास्टिक, पैराफिन एक्सेट्रा। अब तो आप क्रिस्टल्स देख रहे थे, जब आप क्या क्या है, मैटर से सॉलिड पे आए, सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आए। अब क्रिस्टलाइन के दो टाइप है, एक सिंगल एक पॉली। सिंगल का मतलब है कि पूरा क्रिस्टल एक ही टाइप के अरेंजमेंट से बना है, उसमें कोई भी चीज नहीं है, एक ही मटेरियल है और एक ही सब पैटर्न है। जैसे डायमंड हो गया। और पॉलीक्रिस्टल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर अलग अलग टाइप के सिंगल क्रिस्टल्स मिलके बनते हैं। पॉली पॉली का मतलब ही तो होता है मेनी। मेनी सिंगल क्रिस्टल्स जो है वो मिलके एक पॉलीक्रिस्टल्स बनता है। और उनको हम क्रिस्टल्स नहीं कहते, जो क्रिस्टल के सेक्शन कहते हैं, और उनको कहा जाता है ग्रेन्स। अलग अलग ग्रेन से मिलके ये क्रिस्टल बनता है। जैसे अगर आप देखते होंगे तो NaCl, जहाँ पे Na एक अलग क्रिस्टल है, Cl एक अलग क्रिस्टल है, इन दोनों का मिला के आपका बना NaCl सॉल्ट क्रिस्टल। या आपका Fe जो हो गया या Cu हो गया, इनके अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे आपको ये तो चीज पता है, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो ये पूरे क्रिस्टल में मिलते रहते हैं और इनकी वजह से इनका जो शेप होता है वो भी अलग अलग रहता है। यही चीज आपको यहाँ तक समझ में काफी अच्छी आ गई है। और उसके बाद ये एक ब्रॉड व्यू है सॉलिड्स का, ये भी आप देख लीजिएगा कि आपके आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, कि जो सॉलिड्स में आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं। उसके बाद एक होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक सॉलिड्स की जिसके अंदर एक पूरे एटम 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 होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मेटल से बनते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स है। ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में काफी अच्छी देखी होंगी। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। उसके बाद ये एक ग्राफ जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि सॉलिड को मेल्ट करो तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को वेपराइज करो वो गैस बनता है, गैस को कूल करो या डिपॉजिट करो तो वो सॉलिड बनता है। फिर सॉलिड को सब्लिमेट करो तो वो गैस बनता है। लिक्विड को फ्रीज करो सॉलिड बनेगा, गैस को कंडेंस करो लिक्विड बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीजों को, जैसे कि क्रिस्टलोग्राफी हो गया। तो क्रिस्टलोग्राफी के अंदर सबसे पहली चीज है आपकी क्रिस्टल, और दूसरी है ग्राफी।
जैसे ग्राफिक्स, जिसके अंदर ये चीज वो है कि जिसमें हम क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। नाम से पता चला, जैसे जियोग्राफी, जहाँ पे हम कुछ और स्टडी करते हैं। फोटोग्राफी, ये सारी चीजें जिसमें ग्राफी आती है तो उसके पहले के वर्ड्स की हम स्टडी करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे ये है क्रिस्टलोग्राफी, जहाँ पे हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे। ठीक है। और क्रिस्टलोग्राफी में जो क्रिस्टल होता है, एक तो होता है सरफेस क्रिस्टलोग्राफी और दूसरा होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो सरफेस क्रिस्टलोग्राफी वो होता है कि हम जो क्रिस्टल बना है उसके सरफेस की स्टडी करेंगे। और एक्सरे डिफ्रैक्शन वो होता है क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है तो ये पेनिट्रेट करता है, तो ये कुछ लेयर अंदर तक जाके स्टडी करता है कि क्या कैसे है। जैसे आपने ये चीज आप देखेंगे, मैं ये बताऊंगा आपको। तो एक्सरे में ये होता है कि एक्सरे, अब जब हम एक्सरे पढ़ रहे थे तो हमने पेनिट्रेशन डेप्थ और वो सब चीजें देखी थी, और वो लेंथ वगैरह सब चीजें मैंने बताई थी आपको। तो एक्सरे की इंटेंसिटी वेवलेंथ इतनी होती है कि वो क्रिस्टल के कुछ लेयर अंदर तक जाके स्टडी करता है। तो इसीलिए जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते थे तो वहां पे कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक कुछ वेवलेंथ के लिए बस सरफेस से निकलता है, लेकिन एक्सरे गामा रेस से अंदर की लेयर से भी वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की पावर रखते हैं। ठीक है। अब ये जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये सब चीजें जमाने भर की, तो ये एक, ये खास आज का नॉलेज पॉइंट ऐसे समझ सकते हो कि नेचर में जो मैक्सिमम सॉलिड्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखाई देने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा स्टेबल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरेटिवली एमॉर्फस सॉलिड। ये सारी चीजें निकल के आती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप समझ जाएंगे यहाँ से। हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब, ये सारी चीजें आप समझते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल को स्टेबल रहना है तो उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। जितनी मिनिमम एनर्जी रहेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। एमॉर्फस सॉलिड बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्रिस्टलाइन चीजें मैक्सिमम दुनिया में मिलती है। अब ऐसा होता है, तो ऐसा होगा तो आप बोलेंगे कि अमॉर्फस क्यों बनते हैं फिर, अमॉर्फस नहीं बनना चाहिए था। तो इसका रीजन ये है कि अमॉर्फस सॉलिड इसलिए बनते हैं कि एट द सेम टाइम सेम टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए अमॉर्फस बनता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। कल के लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्री एंड ऑल दैट। थैंक यू।